हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेटर डॉट अविनाश। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है इकोनॉमिक्स की क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है डेवलपमेंट। हमने अपनी पहली वीडियो में, जो कि इस चैप्टर के ऊपर थी, उसमें देख लिया कि कैसे डेवलपमेंट जो है वो वाइडर कंसेप्ट है देन ग्रोथ, और उसमें कैसे हम जीडीपी के बिना और फैक्टर भी हैं जो कि इंक्लूड करते हैं चेक करने के लिए या एनालाइज करने के लिए कि किसी कंट्री में कितनी डेवलपमेंट हो रही है या कितनी प्रोग्रेस हो रही है। और वो जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं वो क्या है, वो आज हम अपने डिस्कशन में इंक्लूड करेंगे, जो कि हम देखेंगे कि कैसे पब्लिक फैसिलिटीज़ या और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि किसी कंट्री में कितना ग्रोथ है। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, दैट्स एजुकेटर डॉट अविनाश, तो आप वो कर सकते हैं, जहाँ पर हम वीडियोस अपलोड करते हैं जो कि रिलेटेड होती हैं आईएएस यूपीएससी एग्जामिनेशन से, जो कि आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो अगर आप चाहें तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको जो वीडियो के दौरान जो भी नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं, वो डाउनलोड करने हैं, तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, दैट्स educatoravinash.com। इस वेबसाइट पे डाउनलोड सेक्शन के अंदर जाके आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, जो कि आप डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। तो चलिए इस नोट के साथ हम अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन इट। सबसे पहले हम जो ग्राफ था वो देखते हैं, जिसमें हम एनालाइज करेंगे इस चैप्टर में क्या क्या इंक्लूडेड है और हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। सबसे पहले ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस, फिर डेवलपमेंट जैसे हमने बोला कि ग्रोथ प्लस अदर फैक्टर्स हैं, तो वो जो ग्रोथ वाला एस्पेक्ट कवर करने के लिए चीज़ें एनालाइज होती है, दैट्स नेशनल डेवलपमेंट। जो कंपैरिजन है उसके लिए वो है पर कैपिटा इनकम, वो हमने ऑलरेडी कल के हमारे डिस्कशन में डिस्कस कर लिया है। आज हम देखेंगे कि कैसे अदर फैक्टर्स जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं टू कैलकुलेट डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, जिसमें इंक्लूड किया जाएगा इनकम, लिटरेसी, नेट अटेंडेंस रेशियो एंड पब्लिक फैसिलिटी। ये सारी चीज़ें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपना आज का डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। Income and other criteria. As in the case of human being, that we not only need income but also many other things like security, respect, equal treatment, etc. So is the case with country. अगर आप एज अ ह्यूमन बीइंग बात करें तो हमने लास्ट अपनी वीडियो में भी देखा था कि कैसे हर ह्यूमन बीइंग के लिए डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, या लगभग सारी चीज़ें ऐसे हैं जिसमें हम सिर्फ इनकम नहीं, बहुत सारी अदर चीज़ें भी देखते हैं। वही चीज़ कंट्री के साथ, या हम बोले कि कंट्री के ट्रीटमेंट के साथ भी देखी जाती है। यहाँ पे वही लिखा है कि जैसे ह्यूमन बीइंग के लिए सिर्फ इनकम नहीं, बहुत सारी अदर चीज़ें भी हैं, वो इम्पोर्टेंस रखती है, वैसे कंट्री में भी सिर्फ एवरेज इनकम इम्पोर्टेंस नहीं रखती, जो हमने कल देख लिया पर कैपिटा इनकम की हमने बात की थी। वैसे कंट्री में भी सिर्फ पर कैपिटा इनकम इम्पोर्टेंस नहीं रखती, अदर इक्वली इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स आर देयर टू एनालाइज कि किसी कंट्री में ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि वही चीज़ आती है बार बार एक ही चीज़ के ऊपर एम्फेसिस किया जा रहा है ड्यूरिंग दिस डिस्कशन ऑफ दिस चैप्टर, कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर आपकी कंट्री में पर कैपिटा इनकम बढ़ गया है सो आपकी कंट्री प्रोग्रेस की तरफ चली जाएगी। आपकी कंट्री में अगर डेवलपमेंट चाहिए, आपको जेन्युइनली चाहिए कि कंट्री प्रोग्रेस करे, उसके लिए बहुत सारी अदर चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम करना पड़ेगा। देखिए, हमने पहले पॉवर्टी के ऊपर डिस्कशन किया था 9th क्लास के अंदर, तो उसमें भी हमने देखा था कि पॉवर्टी कैसे एक बहुत बड़ा इशू बन के रहता है पूरी कंट्रीज में, और खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में जैसे कि इंडिया है। अब अगर पॉवर्टी को टैकल करना है तो वो सिर्फ पर कैपिटा इनकम से टैकल नहीं होने वाली है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम अच्छा करना पड़ेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ानी पड़ेगी, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी लोगों को, हमें इंश्योरिटी देनी पड़ेगी कि हाँ भाई आप जॉब कीजिए, आप अपने बच्चे को स्कूल भेजिए, ना कि उसे काम पे लगाइए। अगर आप बच्चे को स्कूल में भेजेंगे तो विद टाइम उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, उसकी कैपेबिलिटीज़ एनहांस होगी, वो इन फ्यूचर और अच्छी जॉब्स कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो 1000 रुपीज़ पर ईयर कमाएगा, वो एक महीने में ही 10,000 से ऊपर कमा सकता है अगर उसको अच्छे से एजुकेशन मिले, या अच्छे से एक हम बोले कि उसका स्किल सेट बढ़े।
ये चीज़ें कैसे हो रही हैं? सिर्फ इस चीज़ से नहीं हो रही कि कंट्री में ग्रोथ हो। ग्रोथ इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि जब तक ग्रोथ नहीं होगी, लोगों की इनकम नहीं बढ़ेगी, वो ज़्यादा टैक्स नहीं देंगे, तो जो हमारी गवर्नमेंट है उसके पास ज़्यादा इनकम नहीं आएगी कि वो और जो इस तरह की हेल्पफुल एक्टिविटीज़ है उनकी तरफ कंट्रीब्यूशन दे सके। वो चीज़ इंपॉर्टेंस रखती है, बट उसके साथ अदर फैक्टर्स भी हैं जिन्हें ध्यान में रखना ज़रूरी है, ताकि जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं उन्हें इरेडिकेट किया जा सके। ये कारण है कि हम बोल रहे हैं बार बार, या इस चैप्टर में इन्फोसिस किया जा रहा है बार बार, कि डेवलपमेंट इंपॉर्टेंस रखती है, बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, और उसके लिए क्या है, सिर्फ एवरेज इनकम नहीं, अदर इक्वली इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स आर देयर जो कि कंसीडर करने चाहिए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है, आप अगर बुक में भी फॉलो करेंगे, वहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया था पंजाब का, कि पंजाब की अगर बात की जाए तो वहाँ पे पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है। वो इस हिसाब से तो रिचेस्ट स्टेट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, या बहुत ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अदर फैक्टर्स भी हैं। अगर हम वो देखें, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, अगर सिर्फ ग्रोथ वाला एस्पेक्ट देखा जाता और पर कैपिटा इनकम देखी जाती तो ऐसा डिक्लेयर कर दिया जाता कि पंजाब रिचेस्ट एंड डेवलप्ड स्टेट है। बट इन प्रैक्टिकलिटी क्या है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अदर एट्रीब्यूट्स भी हैं जहाँ पे पंजाब बहुत ज़्यादा लैग करता है। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें, हमें पता है पहले भी इशू आया था, जो फीमेल फिटिसाइड का इशू है वो कहाँ पे ज़्यादा है, पंजाब में ज़्यादा है। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि पंजाब में रहती है, पर वो कैसे पता चलेगा? जब हम ग्रोथ के बिना अदर एस्पेक्ट्स को भी माइंड में रखेंगे एनालिसिस करने के दौरान। नाउ आफ्टर considering other factors we can get better picture of developed state. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंक्लूड्स, अब देखिए अदर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। अब वो अदर फैक्टर्स की तरफ हमारा डिस्कशन प्रोसीड करता है। तो उसमें सबसे पहले है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट का मतलब क्या होता है? वो बच्चा जिसकी एज 1 ईयर से कम है। मोर्टेलिटी मतलब मरने की क्षमता या मरने की रेट, कि कितने लोग मर रहे हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब कितने बच्चे मर रहे हैं। और वो कैसे देखा जाएगा? इंडिकेट्स नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर एज ऑफ 1 ईयर, क्योंकि इन्फेंट का मतलब 1 ईयर से कम जो एज होती है, एज प्रपोर्शन टू 1000 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर, कि हर ईयर पर 1000 मतलब 1000 में से कितने बच्चे हैं जिनकी डेथ हो जाती है। और वो 1000 लाइव बर्थ है, क्योंकि हमें पता है जब बर्थ होता है, कब कुछ लाइव बर्थ होते हैं, कुछ स्टिल बर्थ होते हैं। स्टिल बर्थ जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं कि बेबी बॉर्न जो कि डेड था, तो उन्हें स्टिल बर्थ बोलते हैं। तो यहाँ पे कंसिडरेशन होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कैलकुलेट करने के दौरान 1000 लाइव बर्थ के अकॉर्डिंगली, कि 1000 जो लाइव चिल्ड्रन बॉर्न हुए हैं उनमें से कितने चिल्ड्रन की डेथ हुई है, वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आएगा। और सिर्फ बर्थ के दौरान नहीं, बिफोर अटेनिंग एज ऑफ 1, उससे पहले जितनी भी डेथ हुई है। ये एक एस्पेक्ट हो गया। अब देखिए होगा क्या, अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या है? या तो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, ठीक है, बच्चे जो हैं उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, या ऐसा हो सकता है कि प्रॉपर हाइजीन वगैरह मेंटेन नहीं है, इस वजह से उनको बहुत सारी बीमारियां लग जाती है। क्योंकि हमें पता है जो बेबीज होते हैं उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, तो एक रीज़न वो भी हो सकता है। एक रीज़न हो सकता है कि उनको, जैसे हमें पता है कि इंजेक्शंस लगते हैं, वैक्सीनेशन लगती है जो छोटे बच्चे होते हैं उनको, तो वो वैक्सीनेशन टाइमली नहीं प्रोवाइड की गई है, ये भी इशू हो सकता है। अब वो वैक्सीनेशन क्यों प्रोवाइड नहीं की गई? अवेयरनेस का इशू था, ठीक है, या और क्या इशू थे, क्या कारण था कि वो बच्चों की डेथ हुई है? ये सारी चीज़ें क्या दिखाएंगी कि एक्चुअली गवर्नमेंट का जो हेल्थ सिस्टम है वो कितना स्ट्रांग है, या जो जब हम माल न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि जो उनका पीडीएस सिस्टम है वो कितना स्ट्रांग है, वहाँ पे कितनी न्यूट्रिशियस डाइट दी जा रही है, आंगनवाड़ी के थ्रू एक्चुअली जो काम उनको डिजाइड था कि वो न्यूट्रिशन का ध्यान रखे, वो हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें एनालाइज कैसे हो रही है? सिर्फ एक चीज से, वो क्या? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये कारण है कि ये अदर फैक्टर्स इंपॉर्टेंस रखते हैं। देखिए आज जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं पता, आप उसके सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते। जब तक गवर्नमेंट को पता ही नहीं है ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है। आप एक प्रैक्टिकली सिनेरियो देखिए, गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती कि वो एक पर्सन जो कि हमारा पीएम हो या सीएम हो, वो हर छोटी छोटी जगह पे नहीं जाएगा। ये रियलिटी है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं।
अब वो छोटी छोटी जगह पे नहीं जाके भी उसे छोटी छोटी बात का पता हो, वो कैसे इंश्योर किया जाएगा? डिफरेंट इंडेक्सेस या डिफरेंट, हम बोले कि जैसे मोर्टेलिटी रेट हो गया या न्यूट्रिशियस वैल्यू चेक करना, कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचती रहे। ये इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचेगी तो उन्हें पता चलता रहेगा, उन्हें वो एक अलार्म बेल की तरह चीजें माइंड में रहेंगी कि हाँ ये जगह पे हमारी गवर्नमेंट को ज्यादा काम करना है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो लैग कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो सकता है। अब इंफॉर्मेशन के बावजूद वो काम ना हो तो दैट नो वन कैन हेल्प आउट, बट अदरवाइज ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ये अदर फैक्टर्स जो है वो इंपॉर्टेंस रखते हैं। हमने फर्स्ट अदर फैक्टर देखा, दैट्स इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सेकंड आता है लिटरेसी। लिटरेसी रेट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए लिटरेसी के थ्रू ही बहुत सारी इश्यूज है जो रिजॉल्व होंगे। अगर पर्सन जो है या पॉपुलेशन जो है वो लिटरेट होगी तो ऐसा एज्यूम किया जाता है कि वो ज़्यादा अवेयर होगी। अब वो हो ना हो वो कोई हेल्प नहीं कर सकता। जैसे हमें पता है इंडिया में आज भी बहुत सारे लिटरेट वेल एजुकेटेड पीपल मिलेंगे, बट स्टिल उनकी नॉलेज इंडियन पॉलिटी को लेके या करंट इश्यूज को लेके बहुत ज़्यादा वीक रहती है। बहुत बार हम ऐसा भी देखते हैं कि बहुत अच्छे पैकेजेस लोग कमा रहे हैं, उनके बहुत अच्छे पैकेजेस हैं, बट जब उन्हें हम पॉलिटी की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन, ये कुछ भी ऐसी नॉर्मल बातें भी करें तो उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। उनकी इंफॉर्मेशन उस चीज़ में सिर्फ वहां तक सीमित होती है जो मीडिया में दिखाया जा रहा है। पर इन प्रैक्टिकलिटी क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए हमारे राइट्स क्या है, कौन से रूल्स है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, पर कुछ ना कुछ बेसिक चीज़ें तो हर किसी को पता होनी चाहिए कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, वो चीज़ें एटलीस्ट जो कि न्यूज़ में रहती है, वो चीज़ें एटलीस्ट जो कि हमें पता होनी चाहिए, पर वो भी नहीं पता होती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं तो लैग कर रहा है। वो कहाँ कर रहा है, उस पर कैसे वर्क करना है, ये गवर्नमेंट का काम है, उन्हें ही करना है, बट हमें उस पर एटलीस्ट क्रिटिसिज्म या एटलीस्ट एनालिसिस देखना चाहिए, ताकि पता चलता रहे, ज़्यादा हम अवेयर हो सकें कि क्या हो रहा है हमारे सराउंडिंग में और उसका इम्पैक्ट क्या होगा हम पे और फ्यूचर जनरेशन्स पे। तो ये एक्चुअल बात है। बट खैर अभी हम लिटरेसी की बात कर रहे हैं, तो लिटरेसी से पता चलता है कि कितने लोग जो है वो लिटरेट है। लिटरेट जितने ज़्यादा होंगे उतनी गवर्नमेंट को ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोड्यूस करनी होंगी, उतना लोगों को ज़्यादा हम बोल सके कि उनके लेवल की या उनके अकॉर्डिंग टू देयर स्किल सेट उन्हें जॉब्स प्रोवाइड करनी होंगी। पर हमें पता है इंडिया में वैसे ही जॉब्स बहुत कम है। बहुत बार ऐसा है कि होता है कि लोगों को जो जॉब्स है वो नहीं मिलती, और अगर किसी को मिलती भी है वो इतनी ज़्यादा अंडर वैल्यूड जॉब्स होती हैं कि उनके स्किल सेट से वो मैच ही नहीं करती हैं। तो ये इशू हमारी सोसाइटी में रहता है। तो वही बात आ गई कि वो जो रेट है, लिटरेसी रेट, वो डिफाइन करता है कि कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड करनी है, पर उस पर गवर्नमेंट काम कर रही है नहीं कर रही है वो अलग चीज़ हो जाती है। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, क्योंकि हम इतनी बात कर रहे हैं लिटरेसी के ऊपर, तो लिटरेसी होता क्या है वो भी डिस्कशन होना उसके ऊपर भी ज़रूरी है। प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन 7 एंड अबव एज ग्रुप, मतलब जो 7 साल और उससे ऊपर की एज के लोग हैं वो जो होते हैं वो लिटरेसी रेट कैलकुलेट करने के दौरान हम इंक्लूड करते हैं। अगर हम 2011 के सेंसस की बात करें तो उसके अकॉर्डिंगली अ पर्सन एज 7 एंड अबव हु कैन बोथ रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज इज लिटरेट। कोई भी इंसान जो लिख और पढ़ सकता है, देखिए कितना वेग है और कितना सिंपल है अपने आप को लिटरेट कहलाना, कि अगर सिर्फ आप पढ़ और लिख सकते हो किसी भी एक लैंग्वेज में तो आप लिटरेट हो। अब देखिए कुछ चीज़ें जो है ना वो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी लगती हैं। अब यहाँ पे क्या है, इन एनी लैंग्वेज, मतलब कोई भी एक लैंग्वेज अगर उस पर आप लिख पढ़ सकते हो सो दैट मीन्स यू आर लिटरेट। बट जब जॉब प्रोवाइड करनी होती है तब ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप कोई भी एक लैंग्वेज जानो। तब क्या आ जाता है, या आप इंग्लिश में, आपकी इंग्लिश में भी प्रोफेंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपको। अगर आप हरियाणा वगैरह में कर रहे हैं या कुछ ऐसी स्टेट में कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको हिंदी होनी चाहिए। अगर आप पंजाब में करें तो आपको पंजाबी होनी चाहिए। तो फ़ायदा क्या हो रहा है, बिकॉज एट द एंड जो हमारी सारी चीज़ें हैं वो कहाँ
एक जगह आप दिखा रहे हो कि आप लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हो, मतलब जो हमारी लोकल लैंग्वेजेस है, पर अदर साइड क्या है, जब जॉब की बात आती है तो लोकल लैंग्वेज किसी को नहीं चाहिए। अगर आप अच्छी जॉब के लिए जा रही है तो गवर्नमेंट जॉब्स की बात थी, अगर आप प्राइवेट जॉब में जाएंगे तो वहां पे तो कोई भी ऐसा नहीं देखता कि आपकी लोकल लैंग्वेज आपको आती है नहीं आती, वो तो इंग्लिश में भी प्रोफेंसी चाहते हैं। तो ये मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं, पर खैर ये लिटरेसी रेट की बात हुई। थर्ड आता है नेट अटेंडेंस रेशियो की बात। अब नेट अटेंडेंस रेशियो में क्या है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 10 अटेंडिंग स्कूल एज परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन सेम एज ग्रुप, कि 6 से 10 साल की एज में कितने बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं फ्रॉम जो टोटल नंबर ऑफ बच्चे हैं उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में, वो नेट अटेंडेंस रेशियो में होता है। ये चेक करने के लिए होता है कि ठीक है मिड डे मील वगैरह ये सारी चीज़ें तो आपने बना दी ताकि बच्चे स्कूल आए, पर वो कितना आ रहे हैं कितना नहीं आ रहे हैं वो चेकआउट करने के लिए ये दिखाता है कि आपकी जो स्कीम्स है वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। यहाँ पे फिर आती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात, जो कि UNDP पब्लिश करता है। उसमें कंसिडरिंग नॉट ओनली पर कैपिटा इनकम बट ऑल्सो मैनी अदर फैक्टर्स, मतलब ये जो रिपोर्ट पब्लिश होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम की बात नहीं होती, दैट मीन्स GDP या ग्रोथ की बात नहीं होती है, अदर फैक्टर्स भी हैं जो कंसीडर किए जाते हैं, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, मतलब और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये फिर वही बात आती है क्या दिखाने के लिए है कि गवर्नमेंट इन सेक्टर्स में जो कि क्रिटिकल है, देखिए हेल्थ सेक्टर क्रिटिकल है, बहुत क्रिटिकल है, जो कि आजकल हमें और अच्छे से समझ में आ रहा है, बट उस पर कितना काम होता है या कितना हमारा जो सिस्टम है वो इवॉल्व होता है, कितना और अच्छा होता है, लोग कितना हमारे सिस्टम को इवॉल्व करने की डिमांड करते हैं, वो टाइम बताएगा। बट हमें इतना ज़रूर अभी समझ में आ गया है कि हेल्थ सिस्टम पक्का और अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, फिर एजुकेशन सिस्टम फॉर श्योर अच्छा होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए ऐसे रिपोर्ट्स या ऐसे इंडेक्स वगैरह पब्लिश किए जाते हैं। फिर आता है पब्लिक फैसिलिटीज़ की बात। हमने बाकी सारी चीज़ें देख ली जो कि क्रूशल थी, अब आती है पब्लिक फैसिलिटीज़ की बात। यहाँ पे लिखा है कि वाई पंजाब इवन हैविंग हाई पर कैपिटा इनकम लेग्स बिहाइंड इन अदर क्रूशल एरियाज। क्या रीज़न है कि पंजाब, जिसकी हमने पहले भी बात की कि उसमें जो पर कैपिटा इनकम है काफ़ी अच्छी है, पर उसके बावजूद भी वो डेवलप्ड स्टेट नहीं है, क्योंकि जो मनी है आपके पास उसका मतलब ये नहीं है कैनॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल, जैसे कि पॉल्यूशन फ्री। वही बात आती है जो मैंने पहले बताया कि जो आपके पास मनी है उसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो बाय करके जो अच्छी लाइफ है वो जी सकते हो। बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं आपकी अच्छी और हैप्पी लाइफ के लिए। फॉर इंस्टेंस पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट जो मैंने पहले भी बात की, अनअडल्टरेटेड मेडिसिन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंश्योर करती हैं कि ह्यूमन बीइंग की लाइफ अच्छी बीते। हम बोलते हैं आजकल हम बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, हमारी जो सिविलाइजेशन है बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गई है, बट उतने ज़्यादा इश्यूज बढ़ गए हैं। जैसे बोला जाता है ना कि आजकल हमारे पास इतने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स है, सब कुछ है, पर तब भी लोगों की जानें नहीं बच पा रही, तब भी बहुत सारे लोग ड्यू टू कि उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड हो रही इसलिए उनकी डेथ हो रही है। बट पहले क्या होता था, इतने अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं थे, कुछ नहीं था, बट उतनी ज़्यादा बीमारियां भी नहीं थी। तो ये अपने आप में मतलब होता है, ये डिबेट रहती है कि क्या इंसान जेन्युइनली डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चनेबल चीज़ रहती है। फिर आता है एग्जाम्पल दिया जाता है, यू आर एबल टू स्टडी बिकॉज मैनी ऑफ द चिल्ड्रन एंड पीपल बिलीव दैट गवर्नमेंट शुड ओपन स्कूल्स। इवन टुडे इन मैनी एरियाज चिल्ड्रन particularly girls are not able to achieve secondary level schooling because government या society has not providing adequate facilities. Kerala has low IMR because of presence of adequate basic health facilities. पब्लिक फैसिलिटीज़ की यहाँ पे बात हो रही है। सो पब्लिक फैसिलिटीज़ में हमें पता है कि सिर्फ एक चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, हर चीज़ पब्लिक फैसिलिटी के अंदर आ जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन जो कि पब्लिक या हम बोले कि गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है। तो इन केस जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है वो अच्छी रहेगी तो फॉर श्योर जो लोग हैं उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। यहाँ पे वही लिखा है कि आप स्टडी कर पा रहे हैं
क्यों कर पा रहे हैं स्कूल्स वगैरह में जाके, बट आजकल हमें पता है कि नहीं स्कूल जा सक रहे बच्चे लोग, बट स्टिल आप स्टडी कर पा रहे हैं अच्छे से। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि जो गवर्नमेंट है, जो लोग हैं, उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड की कि आपको स्कूल्स ओपन करने चाहिए। इस वजह से गवर्नमेंट को एट द एंड स्कूल्स ओपन करने पड़े। बट आज भी बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे गर्ल्स को ऐसे राइट नहीं मिल रहे हैं कि वो अपनी जो एजुकेशन है उसे पूरा कर सके, या गर्ल्स या किसी भी कम्युनिटी को, हमें पता है कि हम लोग इन कॉन्स्टिट्यूशन या इन ऑन पेपर हम बोल देते हैं कि हर कोई इक्वल है, पर प्रैक्टिकलिटी में नहीं होता। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ऑन बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रेस या किसी भी बेसिस के ऊपर, जो कि नहीं होना चाहिए, बट इन प्रैक्टिकलिटी ऐसा हो रहा है। तो ये क्या है, पब्लिक फैसिलिटीज जो उन्हें प्रोवाइडेड होनी थी वो नहीं हो पा रही है। ये सारी चीजें क्या दिखाती हैं कि कहाँ कहाँ पे लूप होल्स है। एट द एंड प्रॉब्लम या एट द एंड जो हमारा मेन मोटो है वो क्या है, ये जानना है कि कहाँ पे लैग हो रहा है सिस्टम और कहाँ पे उसे और बेहतर होने की ज़रूरत है। वही चीज़ें ये सारे जो इंडेक्स या इन सारी रिपोर्ट्स ये सब दिखाना चाहती हैं। फिर आता है सस्टेनेबिलिटी की बात। ठीक है, हमने डेवलपमेंट देख लिया, क्योंकि हमारा डेवलपमेंट यहाँ पे पूरा हो जाता है डिस्कशन एज पर आवर चैप्टर, जिसमें हमने ग्रोथ एस्पेक्ट देख लिया था, आज हमने अदर फैक्टर्स देख लिए। अब बात आती है इसकी सस्टेनेबिलिटी की, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि आजकल जो डेवलपमेंट है उसका मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। सिर्फ डेवलपमेंट कभी भी आजकल के हिसाब से हम बोले कि लोगों को समझ में आ गया है कि सिर्फ डेवलपमेंट नहीं सर्वाइव करेगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वही लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर सकती है। अब उसके ऊपर डिस्कशन है। Since second half of 20th century, number of scientists have been warning that the present type and level of development are not sustainable. हमें पता है वाटर टेबल डिस्टर्ब्ड हो चुके हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, वाटर लेवल ओशंस या सीज में बढ़ रहा है, बहुत सारे इश्यूज हैं जो हमारी सोसाइटी में आते ही जा रहे हैं। जो बहुत सारी स्पीशीज है वो इंडेंजर हो रही है, बहुत सारी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। कितने ही इश्यूज हैं जो आए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आवर डेवलपमेंट। जो हमारा नोशन ऑफ डेवलपमेंट है उसने बहुत सारे इश्यूज ऑलरेडी अराइज कर चुका है। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी है कि वो चीज़ें हैं जिसके कारण ऐसा कहा जाने लगा है कि सस्टेनेबिलिटी तभी पॉसिबल है जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें। यहाँ पे कुछ सिनेरियोज दिए हैं जिसके अकॉर्डिंगली ये जो कंसेप्ट है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इफ़ वी यूज ग्राउंड वाटर मोर देन व्हाट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय रेन, दैट वी आर ओवर यूजिंग दिस रिसोर्स। जैसे कि हमें पता है बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो इस तरह से है कि वो वाटर टेबल को डिस्टर्ब कर रहा है। इन इंडिया इन मैनी अदर कंट्रीज ग्राउंड वाटर लेवल आर डिक्रीजिंग। जैसे हमें पता है पंजाब की यहाँ पे बात की जा रही है जहाँ पे जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है वो इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 149% टू 165%। मतलब आप सोचिए प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा स्फीयर है। अब आता है कि ये जो सीड्स हैं, मतलब जो ये अनसस्टेनेबल ग्रोथ है, ये आज से नहीं, ये ग्रीन रेवोल्यूशन से स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे पंजाब की बात हो रही है। और फिर सिर्फ ग्राउंड वाटर की बात नहीं है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जितने भी हैं उनका एक फिक्स्ड स्टॉक होता है हमारी अर्थ में, जो कि टाइम के साथ एग्जॉस्ट हो सकता है। तो हमें उसे जुडिशली यूज करना है, जो कि हम नहीं करते हैं। हम ह्यूमन बींग, ऐसा बोला जाता है ना कि जो ह्यूमन बींग है, देखिए बहुत ही अजीब बात है कि ह्यूमन बींग ऐसा सोचता है कि वो इतना पैसा कमा ले कि उसकी आने वाली 7 से 10 पुश्ते भी वो पैसा आराम से बैठ के खा जाए। पर वो ये नहीं सोचते कि वो 7 से 10 पुश्ते आगे बढ़ने के लिए उन्हें एक एनवायरनमेंट भी तो प्रोवाइड करना है। तो वो एनवायरनमेंट तो पॉल्यूटेड नहीं होना चाहिए, पर हम उस चीज़ की तरफ कभी ध्यान नहीं देते। हम ये नहीं देखते कि ठीक है पैसा हर चीज़ नहीं होती, एक पॉइंट पे आके पैसा भी तुम्हें जिंदगी नहीं दे सकता। हमें पता है आजकल के टाइम में भी हम न्यूज़ में भी देखते हैं, हर जगह देखते हैं कि कैसे बहुत बड़े बड़े लोग भी जो हैं उनके पास सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद भी वो अपनी लाइफ सेव नहीं कर पा रहे हैं, उनकी भी कोविड से डेथ हो रही है। तो ये क्या दिखा रहा है, पैसा सब कुछ नहीं है, बहुत सारे अदर रिसोर्सेज हैं या अदर सोर्सेज ऑफ लाइफ हैं जो हमारी लाइफ के लिए क्रिटिकल है, जो कि नेचुरल वे में नेचर हमें प्रोवाइड कर रही है, जिसे हमें सेव करके रखना है। वही कंसेप्ट है सस्टेनेबल ग्रोथ का। द नीड ऑफ सस्टेनेबिलिटी हैज इंट्रोड्यूस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि हमें पता है कि MDG के को उन्होंने सक्सीड किया है। एंड मैनी एनवायरमेंटल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स, जो कि पाइपलाइन में रहती है। हमें पता है उसके ऊपर काफ़ी डिबेटेबल चीज़ें रहती हैं कि कभी कंट्रीज बोलती हैं वो एग्री करती है, कभी बोलती है वो नहीं करती हैं।
All these unsustainable activities are causing environment degradation, which is not confined within the boundaries of any one state, but is world phenomena and affect humanity in large. वो हमें पता है कि ये जो अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसका इफेक्ट सारे वर्ल्ड के ऊपर पड़ रहा है, सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर नहीं पड़ रहा. तो ये था सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात. तो इसके साथ हमारा आज का जो ये डिस्कशन था ये भी खत्म होता है. इसमें हमने जो चीज़ें देखी हैं हम लास्ट में समराइज करते हैं. हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात पहले कर ली थी. आज हमने इनकम की बात की, लिटरेसी, नेट अटेंडेंस रेशियो, पब्लिक फैसिलिटीज, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की बात हुई है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात हुई है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमने अपने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस की हैं. होपफुली ये जो सारे कंसेप्ट हैं आपको क्लियर हो चुके होंगे. अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए. अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. सो थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग.